नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय भारत का संविधान दिवस के अलावा भारतीय नागरिक होने के नाते मैंने किसी को नहीं बनाया। हालांकि आज एक समाचार आया कि ऑनलाइन रिव्यू पर भारत सरकार कानून बनाने जा रही है कि वो कौन लोग रिव्यू करते हैं, उस बात की घोषणा करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री या भारत के वो कानून बनाने वाले लोगों को कुछ चीजें और घोषित कर देनी चाहिए। जैसे विज्ञापनों पर जो उल जुलूल अनाप शनाप घोषणाएं होती है, उसका भी स्रोत बताने की कृपा करने वाली आदेश जारी कर दें। जैसे एक दाढ़ी वाले बाबा आते हैं, कहते हैं कि माँ के हाथ के बिलोनी जैसा बना शुद्ध गाय का घी लीजिए, हमारा ब्रांड। रासायनिक परीक्षण में उनका घी अशुद्ध पाया गया है, केमिकल वाला पाया गया है, बीमारी बढ़ाने वाला पाया गया है। उनके सारे ही प्रोडक्ट रासायनिक जांच में, वैज्ञानिक जांच में गलत, खराब और सेहत को प्रभावित करने वाला पाया गया है। लगे हाथ इन सब चीजों पर भी रोक लग जाए। दूध बादाम सी खुशबू, फलाना वाला शैम्पू, 100% कोरोना मारने वाला फलाना दंत ब्रश, फलाना परफ्यूम लगाइए, कोरोना दूर भगाइए। मतलब आपके हेयर ऑयल लगाने से कोरोना भागेगा, टूथपेस्ट लगाने से कोरोना, यहां तक कि दाढ़ी बनाने वाला शैम्पू से भी कोरोना भाग रहा है। इन सब भ्रामक विज्ञापनों पर भी अगर सरकार रोक लगा देगी तो पूर्ण सार्थक होगा। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा सरकार कर पाएगी, क्योंकि इन्हीं के दिए पैसे से सरकार चलती है और बजट पूर्व भारत के वित्त मंत्री इन्हीं सबों से मिलती हैं। कल ही समाचार आया था कि वित्त मंत्री ने बजट पूर्व उद्योगपतियों से मिले और राकेश परमार और आप जैसों से मिलने के लिए कहाँ कही थी। तो लग नहीं रहा है कि इन लोगों का बाल माँ का भी किसी भी सरकार में होगा, ये हो या और हो। इसीलिए इसको महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए नहीं बनाया कि ना तो आप इसको महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं ना सरकार मानती है। अब एक मैं मान के क्या करूंगा, उसको कोई तजुर्बा नहीं मिलेगी आपका, या जिस बात का तवज्जो ना मिले उस पर बेमतलब समय खराब करना होगा। हमने उसको विषय नहीं माना। लेकिन आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस के साथ साथ मुंबई हमले का दुखद वर्षगांठ भी है। हमने कई निर्दोष नागरिक के अलावा सेना के जवान, अर्धसैनिक बल और मुंबई पुलिस के जाबाज सिपाहियों को खोया है। अपूर्णीय क्षति की पूर्ति हो ही नहीं सकती। मुंबई पुलिस और हमारे सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जाबाजी की जितनी तारीफ की जाए कम है, हम कर रहे हैं। लेकिन आज संविधान दिवस में के उत्साह उमंग में उन वीर जवानों पर उतनी चर्चा कहीं नहीं हुई जितनी के वो हकदार थे। हम कर रहे हैं क्योंकि हमें उनका परवाह है, हमें उनके एहसान का एहसास है, हमें उनके बलिदान का बल है। हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। अब आते हैं भारत के संविधान पर। मित्रों, मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं कि आज कौन से संविधान का स्थापना दिवस है या संविधान दिवस है। किस संविधान की दिवस है आज? क्या वो जो 1950 में आज ही के दिन लागू हुआ था, जिस पर हम सब बोलने की आजादी पा रहे हैं? हम सब जिस संविधान के तहत बंधे हैं, जिस संविधान के तहत जी रहे हैं, भारतीय नागरिकता का जो अधिकार हमें प्राप्त हो रहा है, जिसकी सुविधाएं ले रहे हैं, आज उस संविधान का दिवस है? या वह संविधान का दिवस है जो किसी के लिए तो जानलेवा है और किसी के लिए एकदम आरामगाह है? उसी संविधान में मिले प्रावधान से कोई आदमी ऐश कर रहा है और कोई आदमी भूखों मर रहा है। कोई आदमी चोरी और छिनताई जैसे अपराध में सालों से बंद है और कोई मर्डर बलात्कार करने के बाद भी शान से संसद में घूम रहा है। संविधान तो वो भी है, वो भी संविधान में लिखा हुआ है। दूसरा, क्या हम उस संविधान का दिवस मनाएं
जिसको सैकड़ों बार तोड़ा गया, मरोड़ा गया, अपने हिसाब से पन्ने फाड़े गए और जोड़े गए। 104 बार से भी ज्यादा जिस संविधान की पोस्टमार्टम की गई हो, छीछा लेदर की गई हो, तोड़ फोड़ की गई हो, उनके मूल भावना को तोड़ मरोड़ के हटा दिया गया हो, अपने मतलब की चीज उसमें लगा दिया गया हो, उस संविधान के दिवस के खुशियां मनाए, या उस संविधान की खुशियां मनाए जिस संविधान का प्रिम्बल भी अब अपना नहीं रहा, जो ओरिजिनल था, जो हमारे आदरणीय संविधान निर्माताओं ने जिसको निर्मित किया था, परम श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और परम श्रद्धेय सच्चिदानंद मिश्र जी की कमेटी ने जिस संविधान की संरचना की थी, जिसका ड्राफ्टिंग श्री भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था और वो एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार हुआ था, हम उस संविधान की तारीफ करें, दिवस मनाएं, खुशियां मनाएं, या उनके किए कर्मों पर सारा पानी फेर दिया गया, अपने अपने हिसाब से हम उस पर दुख व्यक्त करें? आज ये चर्चा का विषय होना चाहिए। खुशियों में असल में क्या होता है कि जब पाकिस्तान से भारत मैच जीत जाता है तो इस बात पर चर्चा नहीं होगी कि फलाने वाले गेंदबाज ने एक ओवर में 20 रन उड़ा दिया था और फलाने वाला फील्डर ने 4 कैच छोड़ दिया, 2 बाउंड्री छोड़ दी, बल्कि एक बहुत बड़ा बढ़िया स्टंपिंग भी छोड़ दिया। इस पर चर्चा नहीं होती, मैच जीत गए तो जीत गए। लेकिन हम तो हैं कि हर चीज पर विस्तृत विवरण सुनना चाहते हैं और जितनी अपनी समझ बुद्धि उतना बताना चाहते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप सबको पता होगा कि भारत का संविधान वो संविधान नहीं रहा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बनाई गई थी और भीमराव अंबेडकर साहब ने जिसका ड्राफ्ट तैयार किया था, उसका प्रेम्बल भी अब नहीं है। अपने मतलब से हमने उसमें भी धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और दुनिया जहान की चीजें जोड़ दी। जब मुझे जरूरत था हमने उसमें जोड़ दिया और जब मुझे कोई जरूरत लगा हमने उसमें से हटा दिया। मित्रों, संविधान को समझने के पहले भारत को बांधने के प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस लोगों ने संविधान बनाए वो उसी मनोवृत्ति के प्रवृत्ति के थे जिस प्रवृत्ति की वजह से भारत में सीआरपीसी, आईपीसीसी और इंडियन पेनल कोड बना। इसकी शुरुआत थोड़ा आपको सुनने में परेशानी हो सकती है, लेकिन यही सर्वाधिक सत्य है। मैं जिस बलिया का रहने वाला हूं, वीरों की धरती, बलिदानी प्रवेश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश, वहां के एक परम श्रद्धेय सैनिक हुआ करते थे श्री मंगल पांडे जी। शाहाबाद के नरेश, जिनको हम वीर कुंवर सिंह के नाम से जानते हैं, उनका जन्मस्थल भी हमारे ही बलिया जिला में था। तब बलिया कमिश्नरी होता था, जिला नहीं था, बलिया एक स्थान था। बलिया को जब अलग करके जिला बनाया गया, वो कहानी अलग है। मैं बलिया जिले के निर्माण की तिथि पर नहीं आ रहा हूं, मैं बलिया स्थान के विषय में बता रहा हूं जो आज के तारीख में जिला है। उन 2 महान क्रांतिकारियों के समय और लोग, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल जैसे कई लोग, सैकड़ों लोगों के कुर्बानियों और अटूट अगाध देश प्रेम की वजह से अंग्रेजों को पहली बार मुंह की खानी पड़ी भारत में। तब उन्होंने बोला कि भाई भारतीयों को कैसे बांधा जाए, इनके लिए तो कोई रस्सी है नहीं, क्योंकि वो अलग अलग कबीला, अलग अलग राजा, अलग अलग रियासत और सब अपने राजा को भगवान मानते थे। जो राजा ने कहा वही सही, ने खाता ना भाई। फिर उन्होंने कहा कि भाई अपना चाबुक चलाने का कोई हथियार आवे, तो 1857 के फेल्योर के बाद उन्होंने 1807 में इंडियन पिनल कोड आईपीसी की स्थापना किया कि भाई आप पर एक कानून नाफिज की जाती है और इसके हिसाब से आपको हम सजाएं देंगे, पुरस्कार देंगे, आपको बांधेंगे। क्योंकि अगर आईपीसी इंट्रोड्यूस भारत में नहीं हुआ होता तो आजादी के दीवानों को जेल में सजा देना, कोड़े बरसाना, फांसी देना जैसी बात नहीं होती। क्योंकि तब होता ना कि अपना राजा तो थे नहीं, क्योंकि राजा का राजा देश होता था, तो ऐसा था नहीं, तो इसलिए आईपीसी बनाई गई, सीआरपीसी बनाई गई, अलग अलग अभिनय पिनल कोड, भारतीय दंड विधान हुआ और अलग अलग एमेंडमेंट होते रहे, उसमें कुछ चीजें जुड़ती रही। वही मानसिकता जब भारत आजाद हुआ तो आया कि भाई भारत के आजाद में भारतीयों को बांधने का कुछ तो हथियार हो, कुछ तो रस्सा हो, कुछ तो जरिया हो, तो एक संविधान बनाया गया। जब संविधान बनाया गया तो संविधान में यह प्रावधान लगाया गया कि भाई जो लोग संविधान को लिख रहे हैं या जो लोग इस संविधान पर दुनिया में शासन, देश में शासन करेंगे, उनके बचने का उपाय इसमें किया जाए। क्योंकि दर्जी को
पेशाब करने के लिए चैन लगाने के लिए कहना नहीं पड़ता, उनको ये कहना पड़ता है कि मोहरी कितनी हो, पॉकेट कितनी हो, कमर कितनी हो, उसमें झोल कितने हो। चैन वो तो स्वतः लगा देता है, बाय डिफॉल्ट उसको पता है कि चैन की जरूरत पड़ेगी, वो कहने की जरूरत नहीं। आप भी जब पैंट सिलवाने जाते होंगे तो आप ये नहीं कहते होंगे कि चैन लगा दीजिएगा, चैन उसको मालूम है कि ये मैंडेटरी है, इसको लगाना ही लगाना है। उसी तरह से संविधान में हमारे नेताओं के बचने के प्रोविजन है, क्योंकि संविधान वो कहता है कि आप चोरी बलात्कारी करके बचिए, और वही संविधान हमको कहता है कि अगर मैं भूख के मारे किसी होटल से ब्रेड चोरी कर लिया तो ये चोरी है और मुझे जेल में बंद करना पड़ेगा, और जमानत के पैसे ना जुटा पाने, कोर्ट में अर्जी ना लगा पाने, वकील ना खोज पाने की मजबूरी में मैं 20 साल तक जेल में रह सकता हूं। मैं ऐसे भी आदमी हो सकता हूं कि जज ने कहा बोला कि आप ये जुर्म क्या है, 500 रुपये आपकी फाइन हुआ, मेरे पास 500 है नहीं और मेरे लिए कोई पैसा देने वाला नहीं है, तो मैं ये बात 5-7 साल से जेल में सड़ रहा हूं। और अगर मेरे पास पैसा हो तो ये कोर्ट में साबित हो सकता है कि हिरण का शिकार कोई कलाकार किया ही नहीं था, वो तो खुद गोली के सामने आकर के जान दे दी थी, यह साबित हो सकता है। अगर आपके पास पैसा, पहुंच और पावर है तो ये साबित हो सकता है कि भाई वो जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र जन्मस्थल अयोध्या धाम में जो राम मंदिर था, जिसको बाद में कुछ लोगों ने अशुद्ध कर दिया था, उसको किसने तोड़ा, वो स्वतः ढह गया, उसका तोड़ने वाला कोई मिला नहीं, उतनी मजबूत बिल्डिंग गिर गई। अगर आपके पास पहुंच हो तो मतलब कई तरह की चीजें इस संविधान में ही है। अब हम संविधान में 104-5 मतलब सैकड़ा वर्ष से भी ज्यादा हुए संशोधन पर अफसोस करें, या संविधान में अब तक रह गई कमियों को उजागर करने का प्रयास करें, यह बात मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन जो संविधान इस बात की परमिशन देता है कि कल तक एक आदमी गली में गुंडे की तरह से घुमा करता था, साइकिल स्टैंड से साइकिलें उठा करके चोरी करवाता था या खुद ही चुराता था, लोगों की गाय भैंस खोलने का और खुलवाने का जिसका काम था, वो आदमी आज संसद, विधानसभा और पार्षद बनकर बैठा हुआ है और माननीय की उपाधि पाते ही फॉर्च्यूनर में चलने लगा। देश के महंगे शहरों में उसके घर बंगले हैं और गाड़ी में उसके बच्चे घूम रहे हैं, और वो उसी संविधान में मिले शक्ति के तहत वो सब चीज पा रहा है, और हमको नहीं बता रहा है कि कैसे पा रहा है, और हम उसी पर इतरा रहे हैं, या उस संविधान में प्रावधान है, तो इस विषय पर चिंता तो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उसी संविधान में आपको ना सोचने की मजबूरी दे रखा है, उसी संविधान में कहा गया है कि भाई समाचार चैनलों पर भोंपू की तरह से बताया जाएगा, एक दूसरे की कंपैरिजन दिखाया जाएगा कि फलाने वाली सरकार थी तो कैसी थी और ये वाली सरकार तो कैसी है, मतलब मोर इफेक्टिव ये सरकार है कि वो सरकार है, मतलब तुलनात्मक अध्ययन जिस तरह से सांख्यिकी के अध्यापक पढ़ाते हैं वो पढ़ाया जाएगा और हम उसको समाचार के रूप में जानेंगे। यह तो उसी संविधान में दिया गया है। आप अगर किसी तरह के कोई अपराध कर दें तो आप वोट नहीं दे सकते, लेकिन आप बलात्कार कर दें तो संसद विधायक बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बेटे के शादी दूसरे जातियों में कर सकते हैं और अपने लोगों को जाति के नाम पर लड़ा करके, भड़का करके, हड़का करके काम चला सकते हैं और लोगों में दहशत पैदा करा सकते हैं। मैं नाम रख देता हूं, मुझे किसी से डर नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दो लोगों की, चूंकि हिंदी भाषी हूं, मेरा कार्यक्रम हिंदी में है, तो दो लोगों का नाम का उल्लेख करना बड़ा जरूरी है। 90 के दशक में राजनीतिक समझ डेवलप हुई, मतलब हम लोग उसका भाग बने, पार्ट, मतलब उसमें कई आंदोलनों में, कई लहरों में आरक्षण भगाओ हो या आरक्षण बचाओ हो जैसे आंदोलनों को देखा है, हमने उसमें भाग लिया है। तो उस वक्त दो लोगों की उत्पत्ति हुई भारत के राजनीति में, एक उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव। मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो पहले यूपी की बात करता हूं। लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ी जाति के आंदोलन का शुरुआत किया और क्षत्रियों और ब्राह्मणों से बैर करने का प्रोविजन बताया, लोगों को बताया कि आप इनसे बैर करिए क्योंकि ये लोग हमारा दोहन शोषण किए हैं, हमारे ये नहीं है। और जब उनके एक बेटा ओरिजिनल और दूसरा ऑक्युपाइड बेटा, जब दो बेटों की शादी करने की बात आई तो उन्होंने क्षत्रियों में शादी किया। मतलब अपना शादी भी आप बच्चों की छतरी में कर सकते हैं, आपको छतरी से लड़वाने का प्रोविजन बता सकते हैं। बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ननिहाल और ससुराल दोनों बिहार में है। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि भाई भूरा बार खत्म कर देना है, मतलब भू से भूमिहार, राज से राजपूत, ला से लाला और बौ से बनिया।
मतलब भूरा बाल को खत्म करना है, मतलब भूमिहार, राजपूत, लाला, बनिया, ये लोगों को खत्म करो, ये तुम्हारे दुश्मन है। और जब उनको ब्याह करने की जरूरत पड़ी तो एक बेटा क्रिश्चियन लेकर के आ गया और दूसरा ले आकर के भगा दिया, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपने मतलब की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको अपना बाप बनाएंगे, और जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको उसमें लड़वाएंगे। भारत के संविधान में यह प्रावधान है और इस पर भी हम इतराएं क्या? मित्रों, एक ताजा उदाहरण से आपके भारत के संविधान की समस्या या शर्म, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे सोचिएगा। मैं तो सिर्फ शब्द बात रख रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप लोगों को एक 35 टुकड़ा, 37 टुकड़ा या 48 टुकड़े की चर्चा हो रही है, चूंकि टुकड़े का अभी पूरा गिनती नहीं हुआ, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि उसने 37 टुकड़ा किया या 47 टुकड़ा किया या 77 टुकड़ा किया। मतलब टुकड़े टुकड़े किया अपने महिला मित्र का, यह सत्य है। मैं एक बार फिर से कहूं, दोबारा से कह देता हूं, जिस लड़की का कत्ल किया गया उसके मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं। वो वज्र अव्वल दर्जे की आवारा थी, वैसे लोगों को मरना ही चाहिए था। उसका मरना समाज पर एक बहुत बड़े उपकार का काम हुआ। उसके मरने से मैं बिल्कुल चिंतित नहीं, क्योंकि पिछले मतलब पहले जो हिंदी में जिसको रखैल कहा जाता है, आज और उसको लिविंग रिलेशन कहा जाता है। तो रखैलों का मान क्या और सम्मान क्या और जीना क्या और मरना क्या हो, तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो किसी की रखैल बनने के विषय में सोची और रखैल बनना शुरू हो गई थी। तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं बनता, वो मरने समान ही है। अब मरने के बाद उसका एक टुकड़ा हुई 1000 टुकड़ा, वो क्या फर्क पड़ता है? जिंदा टुकड़ा किया जाता तो मर जाता, तो जिंदा तो उसी दिन नहीं थी जिस दिन उसने अपने बाप से मिलने से मना कर दिया था, माँ से बात करना खत्म कर दिया था और एक मुसलमान पर भरोसा कर लिया था। मर तो उसी दिन गई थी। लेकिन खैर, प्रवृत्ति भी बात करते हैं। अब यह साबित हो चुका है कि उसने टुकड़े टुकड़े किए। अब वो पिछले कई दिनों से पुलिस को घुमा रहा है, अपने उंगली पर नचा रहा है, और पुलिस को एक झापड़ नहीं मार पा रही। अभी भी उससे परमिशन लिया जा रहा है कि भाई आपका नार्को टेस्ट करना है, आप जरा परमिशन दे दीजिए। आपका झूठ पकड़ने की जांच करनी है, कृपया आप हमको अलाउ कर दीजिए। ये भारत के संविधान में है। तो ऐसे संविधान की जय जय बोले, जिस संविधान में टुकड़ा टुकड़ा आप कर सकते हैं और बाद में सब कुछ साबित हो जाएगा तो सिर्फ फांसी। और उसी संविधान में प्रावधान दिया गया कि भाई ऐसे मतलब क्रूअल कुत्ते कमीनों के लिए भी एक आदमी वकील के रूप में कोर्ट में खड़ा होगा। उसी संविधान में प्रावधान है। मतलब हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सीधा सबके सामने बम से उड़ा दिया गया, सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ में। उसके बाद भी अब उससे क्या पूछना रह गया, मैं समझ नहीं पा रहा। भी संविधान में दिया गया है तो ऐसे संविधान में संशोधन की जरूरत है या सीधे बदल देने की जरूरत है? आप विचार करिएगा। क्योंकि हमने एक देश के प्रधानमंत्री को सैकड़ों हजार लोगों की उपस्थिति में बम से विस्फोट होकर मरते देखा है। ये कोई वो अंधेरे में और अकेले में मारने वाली बात तो है नहीं ना, कि पुलिस को जांच करना है, संगमसाजी उड़ाना है, विटनेस तैयार करना है। वो सीधे कई लोगों ने देखा। उस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और मीडिया वाले लोग उनको कवर कर रहे थे, कई निजी चैनल और उस वक्त का दूरदर्शन का चैनल तक कैमरा भी था, और कई प्रेस फोटोग्राफरों के बीच मरे थे वो, और मारने वाला वहीं मौजूद था। वो भी कोई छुपा रुस्तम नहीं था। उसके बाद भी उस पर केस चलाने की अनुमति ले गई और क्रॉस और वेरिफिकेशन और एविडेंस और सब चलता रहा सालों साल। अंत में उसी संविधान में दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को एक आदमी अपने वोट के लालच में माफ कर सकता है कि भाई साउथ में वोट का जनाधार बढ़ाना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप माफ कर देता हूं मैं आपको, जाइए, आप हमारे बाप को मार दिए हैं। वो ये नहीं समझ रहा कि वो मरने वाला आदमी तुम्हारा बाप अकेले नहीं था, वो 130-135 करोड़ लोगों का हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। कई लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है। सभी के भावनाओं का अकेले आप जिम्मेवार नहीं, लेकिन भारत के संविधान में है, उसी संविधान में जिसकी हम आज दिवस मना रहे हैं। मित्रों, मैं संविधान विरोधी नहीं हूं, क्योंकि संविधान में मिले सत्यों के हिसाब से मैं आपसे बोल रहा हूं, वो अभिव्यक्ति की आजादी के हिसाब से। लेकिन ये अभिव्यक्ति की आजादी से मैं तो बड़ा शालीनता से बात कर रहा हूं। लोग देशद्रोही बात कर जाते हैं और उनको किसी तरह की कोई दंड नहीं दी जाती। एक 2 करोड़ की हीरोइन अपने भतार के प्रलोभन में आके या उनको खुश करने के हिसाब से हमारे फौज का अपमान कर दी, और एक 2 करोड़ का नहीं, वो तो खैर प्रतिष्ठित विलेन है, उसका ठीक ठाक काम है, साउथ में बढ़िया काम करता है,
हिंदी फिल्मों में भी 2-3 फिल्में जो की है उसमें बड़ा दमदार अभिनय किया है। उसके अभिनय का तो मैं बड़ा प्रशंसक हूँ। प्रकाश राज नाम है उसका। उसने बोला है, ऋचा चड्ढा हम तेरा समर्थन करते हैं, क्योंकि कमीने में भारत संविधान विरोध में मैं भी हूँ, क्योंकि संविधान में ही लिखा है कि मैं संविधान का विरोध करूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारे संविधान में, तो क्या इस संविधान की जय बोलो। और कई चीजें उस संविधान में है जिसको पढ़ने के बाद मुझे शर्म आती है, गुस्सा आता है, अफसोस होता है। तो क्या इस संविधान को और संशोधित किया जाए या टोटल बदल दिया जाए, इस पर विचार होना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त संविधान बने थे उसमें तो 104 एक्ट भी नहीं है, तो जितना बार उसमें संशोधन हो गया। मतलब स्थिति है कि मेरी पत्नी 20 साल का 18 साल की थी तब उसका शादी हो गया, मतलब उसका जन्म से 18 साल तक वो अपने गांव में रही, और अब 36 साल से वो हमारे साथ है, जन्म से ज्यादा दिन से। तब वो हमारे गांव की हुई या अपने गांव की हुई, चर्चा का विषय होना चाहिए ना। मित्रों, आप ये मत समझिए कि मैं भारत का विरोधी हूं, भारत के संविधान का विरोधी हूं। नहीं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं भारत के संविधान का, आदर करता हूं भारत का, और पूजा करता हूं भारतीयता का। मेरे से ज्यादा देशभक्त कोई हो नहीं सकता। किसी के पास सत्ता हो, वो कहने का माइक हो और अपनी बात रखने का व्यवस्था हो, एक अलग बात है। लेकिन मेरे पास ना होते हुए भी मैं बहुत ज्यादा भारतीय हूं, भारत का प्रेमी हूं, भारत भक्त हूं। लेकिन भारत के संविधान के साथ हुए अत्याचार का मैं घोर विरोधी हूं। जब जो आया अपने हिसाब से उसका चीरहरण किया। कोई आदमी वोट के लिए किया, तो कोई आदमी किसी परिस्थिति में किया, तो कोई आदमी कुछ मजबूरी को हिसाब ध्यान में रखते हुए किया। कभी कोई आदमी तत्कालिक जनता के आक्रोश को दबाने के लिए एक बार संविधान में संशोधन कर दिया। तो इस हिसाब से संविधान की मूल भावनाओं और मूल आत्माओं की चील-फाड़ हो जाने के बाद अब वो संविधान रहा ही नहीं जिस संविधान की हम दिवस मना रहे हैं। तो फिर ऐसे संविधान का क्या। तो क्यों ना हम इस पर विचार करें कि इस संविधान में एक और संशोधन किया जाए, कि अब कोई और संशोधन ना हो वोट बैंक के लालच के लिए, या यह पूरा संविधान ही बदल के एक नया संविधान बनाया जाए आज के परिदृश्य में और आज के परिप्रेक्ष्य में, उसमें सब चीजें जोड़ी जाए। क्योंकि जिस वक्त संविधान बना था उस वक्त इंटरनेट नहीं था, फेसबुक लाइव नहीं था, तो उसमें कहाँ लिखा जाता कि फेसबुक पर बोलने की क्या सजा है, और फेसबुक पर आप बोल सकते नहीं बोल सकते, क्योंकि संविधान निर्माताओं को तो पता नहीं था कि कभी कोई फेसबुक भी चलेगी। तो अब जब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब चीजें जो संचार की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चीजें व्यापक स्तर पर आ गई हैं, उन सबको देखते हुए अब आज के हिसाब का संविधान बनना चाहिए कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आपका हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूह में शेयर करें। और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर इसी तरह के विश्लेषण आते हैं जिसकी आप अपेक्षा नहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।